आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोड्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स। देयर आर टू मोड्स फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। वन इज फॉर कैश, जो अभी तक हम डिस्कस करते हैं, एंड सेकेंड वन इज फॉर consideration other than cash। तो आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अभी तक जितनी भी डिस्कशन करी हमने वो फॉर कैश की है। आज अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से बढ़ेंगे, तो इसलिए आज हमारा जो मेन टॉपिक आ गया उसका नाम हो गया इशू ऑफ shares for consideration other than cash। This is the main। Okay। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन राइज होता है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। देखिए, हम शेयर तो क्रिएट कर रहे थे, यहां भी हमने शेयर क्रिएट किए, कैश में भी, यहां भी हमने शेयर क्रिएट करेंगे। व्हेन वी ट्राई टू क्रिएट शेयर्स, तो मेरे पास क्या होता है, शेयर कैपिटल बनती है, शेयर कैपिटल। और अगर शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कब बनती है, व्हेन वी डिमांड फॉर मनी। तो मनी दैट मे बी कॉल्ड हियर एज ए कैश। ठीक है जी। अब आपने अभी तक हमने जो कैश फॉर्म में डिस्कस किया था, वो क्या करते थे आप कि जी मनी दो। कैसे दो जी, कि जी पहले आप एप्लीकेशन के ऊपर पैसे दो, फिर आप अलॉटमेंट पे पैसे दो, फिर आप फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसे दो, फिर आप सेकंड कॉल के ऊपर पैसे दो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर व्हाट वी आर रेजिंग दिस मनी। सिंपल है भाई, हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें लैंड भी चाहिए, हमें बिल्डिंग भी चाहिए, हमें प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, हमें फर्नीचर भी चाहिए, फिक्सचर भी चाहिए। इस तरह से क्या है कि बहुत सारी एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। वी नीड एसेट्स फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कैश का यूज किसके लिए हुआ, कैश का यूज हुआ इनको खरीदने के लिए। अब अगर सपोज कीजिए कि कोई पर्सन आता है और वो एक प्रपोजल आपको भेजता है, और वो क्या बोलता है कि देखो भाई, मेरे पास ऑलरेडी एक बिजनेस है और अब मैं, या बिजनेस का मतलब है, सपोज करते हैं फैक्ट्री है, कहते मैं फैक्ट्री को क्लोज कर रहा हूं और आप, तो इसका मतलब है ये क्लोज करना चाहता है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये कह रहा है क्योंकि आपको भी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो यहां पे बिजनेस फैक्ट्री ये क्लोज करना चाहता है। अगर ये बंद करना चाह रहा है और आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये आपको एक प्रपोजल दे रहा है। और वो क्या प्रपोजल है, वो कहता है देखो भाई, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास लैंड भी पड़ी है, बिल्डिंग भी पड़ी है, प्लांट एंड मशीनरी भी पड़ी है, डिफरेंट एसेट्स भी पड़ी है। तो आप करिए, ऐसा करिए कि अब मेरा टाइम पीरियड हो चुका है, बुढ़ापा आ गया है, तो क्यों ना आप ऐसा करो, और मैं सोचता हूं कि बुढ़ापा मेरा अच्छे से कट जाए तो मुझे एक रेगुलर सी इनकम मिलनी शुरू हो जाए।
तो आप ऐसा एक काम करिए कि ये वाली फैक्ट्री आप जो ले लीजिएगा और इस फैक्ट्री के बदले में आप मुझे क्या दे दीजिएगा, शेयर्स। अब वो आपको दे तो रहा है, फैक्ट्री तो दे रहा है, लेकिन कैश नहीं ले रहा है, क्योंकि आपने भी तो अल्टीमेटली कैश कहां खर्च करना है, इन्हीं एसेट्स में खर्च करना है। तो आपको अब क्या मिल रहा है, एसेट्स मिल रही हैं, एज इट इज एसेट्स मिल रही हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, वो कहता है कैश नहीं चाहिए, मुझे शेयर्स चाहिए, इसके बदले में मुझे शेयर्स चाहिए। तो अगर तो आपको ये कंपनी की प्रपोजल पसंद आ जाती है, ये मिस्टर एक्स की प्रपोजल मान लीजिए पसंद आ जाती है, तो अब आप क्या करेंगे, ये लैंड बिल्डिंग ले लेंगे और उसको उसके बदले में क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे, कैश नहीं देंगे। अगर शेयर्स आपने दे दिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इश्यू ऑफ द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इनके कैश ना लेकर के सीधी एसेट्स ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंपनी बिजनेस को परचेज करती है तो उस परचेज करने के बदले में क्या कर देती है, शेयर्स इश्यू कर देती है उसको। और अगर वो शेयर्स इश्यू कर दिए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इश्यू ऑफ द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, एक बात और है कि यहां पे अगर तो आपके पास सिंगल एसेट्स हैं, कई बार क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो कहता है कि नहीं मैंने तो सिंगल एसेट देनी है, तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो वो हमें सिंगल एसेट के बदले में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक इंस्टेंस बताया कि हम क्या कर सकते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है और इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। अब अगर टॉपिक समझ आ गया हो तो अब हम इसकी तरफ को कि इसकी जो जर्नल एंट्रीज पास होती हैं वो कैसे होती हैं। तो पहली सिचुएशन लेते हैं, व्हेन, अब देखिए एक एक एसेट का नाम लिख सकते हैं हम, लेकिन अगर मैंने सभी एसेट्स को अब एक ही जगह लिखना होगा तो मैं उसको क्या बोलता हूं, आप यू नो बेटर कि उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सन्ड्री। जब हम नाम नहीं लिख सकते तो हम उसका नाम, जैसे सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री एसेट्स है, व्हेन सन्ड्री एसेट्स आर परचेज्ड, और वो भी किस तरह से, जो मैंने आपको बताया, इशू ऑफ द शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब वो कैश नहीं लेगा, तो यहां पे आपने क्या करना है कि एसेट्स के नाम, अब मैं यहां तो सिर्फ क्या लिख रहा हूं, सन्ड्री एसेट्स, और अगर जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आप उनके नेम लिख सकते हैं, एक एक एसेट का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन राइज होता है किस वैल्यू के ऊपर, हाँ ये मैं आपको बता देता हूं, फेयर वैल्यू के ऊपर। इसका मतलब फेयर वैल्यू के ऊपर, फेयर वैल्यू का मतलब यहां पे क्या होता है, फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। अच्छा, अब आपसे पूछेंगे कि क्योंकि दो वैल्यूज होंगी वहां पे, बुक वैल्यू भी हो सकती है, न्यूमेरिकल में दे रखी हो, तो आपने उसको इग्नोर करना है, नो, देयर इज नो फॉर द बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू पे आपने लेना है। अच्छा, आपने एसेट्स तो ले ली। अच्छा, अब कई बार क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है वो क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि देखो भाई आप मेरा बिजनेस तो ले रहे हो, एसेट्स तो ले रहे हो, लेकिन एसेट के साथ क्या है कि अब जब मैंने बिजनेस आपको दे ही देना है तो मेरी लाइबिलिटीज भी हैं। लाइबिलिटीज मीन्स मैंने भाई उधार ले रखा है, अगर उधार ले रखा है तो मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हैं जिनसे मैंने उधार ले रखा है तो मेरी लाइबिलिटी है। तो आप ऐसा करिएगा, अब मेरे पास ना आकर के आपके पास ही जाएंगे और आपसे ही अब ये हिसाब किताब करेंगे। अगर मान लीजिए आपने लोन ले रखा है तो लोन की इंस्टॉलमेंट भी अब आप ही पे करेंगे, क्योंकि बिजनेस आपने टेक ओवर कर लिया है, जब टेक ओवर कर लिया तो उसके बदले में पैसा देंगे। तो इस तरह से क्या है कि एसेट्स के साथ कई बार आपको लाइबिलिटीज भी टेक ओवर करनी पड़ती हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस है वो 10 लाख का ले रखा है, ठीक है जी, तो सन्ड्री एसेट्स यहां पे आप क्या लिखेंगे जी, 10 लाख रुपीज। अब लेकिन अगर उसने बोला कि देखो जी 2 लाख रुपए के तो मेरे क्या है, क्रेडिटर्स हैं, तो अब आप क्या करेंगे, टू
सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर उसने बोला कि 2 लाख रुपए हैं तो लो जी 2 लाख रुपए, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर वो लाइबिलिटीज नहीं देता तो आपको 10 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए वो पे करेगा। और अगर मान लीजिए कि आपको बोलता है कि लाइबिलिटीज भी आप ले लीजिएगा, तो बाकी का पैसा आपको देना है। अब वो कौन होगा जो सेलर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडर बोलते हैं। ठीक है जी। तो वेंडर अकाउंट। अब ये किस अमाउंट से होगा? ये होगा जी सेटल प्राइस के साथ, सेटल प्राइस के, जिसके ऊपर आपने सेटल किया। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए है, बोला कि लाइबिलिटी, तो नेचुरली अब आप उसको कितना पैसा देंगे? 8 लाख रुपए। तो बिजनेस तो आपने 10 लाख रुपए का दिया, 2 लाख रुपए की आप लाइबिलिटीज मीट आउट करेंगे और 8 लाख रुपए इसको देंगे। अगर वो लाइबिलिटीज नहीं लेता तो लाइबिलिटी उसकी होती तो भी आप कितना देते? 10 लाख रुपए देंगे। अब फर्क कितना है कि एक आपने पैसा किसको देना है? क्रेडिटर्स को देना है, एक आपने वेंडर्स को देना है। बस इतना सा फर्क है यहां पे। अच्छा, अब कई बार हमें क्या होता है, देखिए यहां पे तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। लेकिन कई बार आपके पास क्या होगा कि मिसमैच हो सकता है। अब वो मिसमैच कैसे होगा? जैसे एक सिचुएशन डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कि ये बोलता है सन्ड्री एसेट्स, जिसको अकाउंट डेबिट, जो कि फेयर वैल्यू है, वो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीज, ठीक है जी, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटी, वो कहता है जी 3 लाख। और अब वो बोलता है आपसे कि मैं तो आपसे 8 लाख रुपए लूंगा। आपने कहा नहीं, तब तो मैच नहीं करेगा। अब इसका मतलब हुआ कि ये 3 लाख रुपए की लाइबिलिटीज आपको दे रहे हैं, लेकिन आप तैयार हो जाते हैं कि अब यहां पे 11 है, यहां पे 10 लाख रुपीज है, मिसमैच हो गया। तो देयर इज ए मिसमैच। मिसमैच अगर सपोज कीजिए कि यहां पे मिसमैच हो जाता है तो क्या हुआ? क्या अब भी आप लोगे? क्या उस ऑफर को अभी भी आप एक्सेप्ट करोगे? अब अगर आप कहते हैं कि यस मैं करूंगा, तो अब बताइए कि कौन आदमी है जो कि लाइबिलिटी होल्डर्स या उसको जो है वो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। अब एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहा है वो उसको? इसका मतलब है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हिडन एडवांटेज होगा, उसको पता होगा इसका। और जो हिडन एडवांटेज होता है उसको आप क्या बोलते हैं? इसमें तो नहीं है, फिजिकल एसेट्स में नहीं है, लेकिन हिडन में है, हिडन है। जब हिडन होता है तो सिंपल सी बात है, और वो हिडन क्या हो सकती है आपकी? गुडविल। तो यहां पे आपने गुडविल अकाउंट 1 लाख रुपए से, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे, उससे आपने डेबिट कर देना। अब बताइए 10 + 1 11, 8 + 3 11 लाख रुपीज। क्लियर हो गया जी? एक सिचुएशन ये हो सकती है। अच्छा, एक और सिचुएशन हो सकती है, और वो क्या है कि मान लें सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये कहता है जी 10 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, मान लेते हैं 2 लाख रुपीज, टू वेंडर अकाउंट। वो कहता है नहीं यार, मैं ना 7 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, मैं आपसे 7 लाख रुपए दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1 लाख रुपए का क्या हो रहा है जी? इनकम हो रही है। क्यों? खुशी तो हो रही है ना, आपको 1 लाख रुपए कम देना पड़ रहा है। जो खुशी होती है वो क्या नॉर्मल वे में होती है? नॉर्मल बिजनेस में ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बिजनेस इनकम। और जब ये नॉन बिजनेस इनकम होती है तो आपको पता है कि ये लॉन्ग रन के लिए यूज होती है, और तब हम कहां ले जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो अब आपने इसको मैच करने के लिए क्या करते हैं ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो गया जी? 1 लाख रुपीज। लो जी। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको कंसोलिडेट करूं तो आपकी एंट्री, एक तरह से आपकी एंट्री क्या हो सकती है? आपकी एंट्री हो सकती है, ये भी बैलेंसिंग फिगर होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। गुडविल अकाउंट डेबिट, यहां से लिया मैंने, सन्ड्री
एसेट अकाउंट डेबिट, ये यहां से लिया, टू सन्डरी लाइबिलिटीज अकाउंट, यहां से लिया जी, टू वेंडर अकाउंट, और साथ में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन एक ध्यान रखिएगा आप, या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों जो है वो एट ए टाइम नहीं होंगे। तो या तो गुडविल होगी या रिजर्व होगा। तो या तो आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे या आप कम पैसे दोगे। ये लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी, जब आपका मिसमैच होगा। अगर मिसमैच नहीं है तो यहां से आपने यही करना है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या किया जी, एग्री कर गए, डील हो गई। अब डील हो गई तो अब उसको पैसे देने हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि वेंडर को आपने कितने पैसे देने हैं, तो नेचुरली उतने देंगे जितने पे आपका सेटल हुआ है। तो सेकेंड वन इज व्हेन अकाउंट सेटल्ड विद वेंडर। ओके, तो वेंडर अकाउंट को आपने वहां पे क्रेडिट किया था, अब हम यहां पे वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे। किससे, ये आपने अब न्यूमेरिकल से ढूंढना है, सेटल्ड प्राइस के ऊपर। ठीक है, टू, अब मान लेते हैं कि सेटल्ड प्राइस है 6 लाख रुपीज। ठीक है जी, अब 6 लाख रुपीज को हम अगर अब शेयर्स में डिवाइड करें तो 6 लाख रुपीज, मान लेते हैं कि 10 रुपीज उसका वैल्यू है शेयर की, तो कितने हो गए जी, 60,000 शेयर। अब अगर 60,000 शेयर हो गए, टू शेयर नेचुरल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो शेयर कैपिटल में हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, कौन सी वैल्यू जी, पेड अप वैल्यू से। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 60,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। अच्छा, कई बार आपको क्या होता है, ये है अगर आप एट पार, कई बार कंपनी क्या कहती है कि नहीं जी मैं तो आपको शेयर्स देंगे लेकिन वो प्रीमियम के ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलग से रहता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन ये तभी करना है इफ एनी। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, कई बार आपको क्या बोलेगा कि जी देखो आप 6 लाख, अब 5 लाख रुपए मुझे अपना शेयर्स दे दीजिए, बाकी मुझे पेमेंट कर दीजिएगा कैश में बैंक। तो आपके पास क्या जाएगा, बैंक अकाउंट 5 लाख प्लस 1 लाख। अब बताइए 5 प्लस 1 6 लाख रुपीज। ठीक है जी, तो कंपनी आपको पार के बेच सकती है, कंपनी एट प्रीमियम के ऊपर, और कंपनी और साथ में आपसे कोई अमाउंट नगद भी वो ले सकता है। तो उसके लिए भी अब हमने क्योंकि प्रीमियम का आपको पता है कि कैपिटल का पार्ट नहीं होता। अच्छा, अब आपके पास एक और सिचुएशन आ सकती है। हमने 4 स्टेजेस डिस्कस करी थी कंपनी की। पहली स्टेज क्या होती है जी, प्रमोशन स्टेज। दूसरी स्टेज क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तीसरी स्टेज क्या होती है, रेजिंग ऑफ कैपिटल, और चौथी होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो ये जो प्रमोशन करते हैं ये वो कौन करते हैं, प्रमोटर्स करते हैं। और ये प्रमोटर्स ने ये सब कुछ करना होता है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, लाइसेंस लेना है, मेमोरेंडम, आर्टिकलाइजेशन, आइडिया उनके पास था, सब कुछ था। जब वो सब काम करेंगे तो उसके बदले में क्या लेंगे जी, रेम्यूनरेशन। क्योंकि उसकी एनर्जी लगती है ना जी उनकी, अगर उनकी एनर्जी लगती है तो अब वो क्या बोलते हैं कि जो रेम्यूनरेशन है, जो आपने पैसा मुझे देना है वो कैश मत दीजिएगा, अगर नहीं कैश नहीं देंगे तो मुझे उसके बदले में क्या दे दीजिएगा, शेयर्स दे दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी को क्रिएट किया है। तो अब यहां पे आ जाता है कि शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स विदाउट कंसिडरेशन। तो मैंने जैसे अभी आपको डिस्कस किया
कि रेमुनरेशन किसको दिया जाएगा, प्रमोटर, क्योंकि उसकी सर्विसेज ली, तो या तो उससे कैश में लिया या उनको बोला कि अब आप हमें क्या दे दीजिएगा, शेयर्स दे दीजिएगा। तो हम कैश की बात नहीं कर रहे हैं, कैश की दिक्कत नहीं है, हम क्या कह रहे हैं कि जी शेयर्स दे दीजिएगा, सिंपल है। जब शेयर्स की बात कर रहे हैं तो उन्होंने आपको क्या किया, फिजिकल फॉर्म में तो कुछ नहीं दिया ना, आपको फिजिकल फॉर्म में तो नहीं दिया उन्होंने जो सर्विसेज दी। तो जब फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया है तो हम कैसे लिखेंगे फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में तो कुछ नहीं दिया, तो कौन सा है, नॉन फिजिकल, विच कैन नॉट बी टच्ड, यानी कि इंटेंजिबल। और इंटेंजिबल में इसका मतलब कि आपकी वैल्यू इंक्रीज करी, जिसको हम किस में ले जाते हैं, गुडविल में काउंट करते हैं। जब गुडविल में काउंट करते हैं तो आपकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि दोबारा से कंपनी की क्या क्रिएट हो गई, कैपिटल, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो आ गया जी पार पे। अगर बाय द वे उसने प्रीमियम पे बोला तो कोई बात नहीं, तो दोबारा से हम क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और बाय द वे अगर उसने क्या कहा कि जी कुछ शेयर कुछ कैश दे दीजिएगा, तो हम क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एग्जाम में 3 तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट सिचुएशन आपके पास क्या आ गई कि जब आपने सन्ड्री एसेट्स को परचेज किया तो उस टाइम की एंट्री हुई। दूसरा हमने डिस्कस किया कि जब उसके साथ सेटल करेंगे तो कैसे होगा। और तीसरा हमने कहा कि जब हम प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर रहे हैं। ये 3 सिचुएशंस आपके पास हैं और इसी को हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसको भी हम एक किसी क्वेश्चन के साथ प्रूव करने की कोशिश करेंगे।